नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं एक बार फिर एक खास और एक स्पेशल एपिसोड लेकर इंडिया रियल एस्टेट गाइड का, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। और ये बात क्यों? क्योंकि मुंबई के लिए आया है नया डेवलपमेंट प्लान, यानी कि डीपी, जो मुंबई की डेवलपमेंट को आने वाले 20 साल तक के लिए गवर्न करेगा, उसे रास्ता दिखाएगा। और इस डेवलपमेंट प्लान में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो है एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। बता दें आपको एफएसआई होता क्या है। एफएसआई यानी आप कुछ आसान शब्दों में इसको ऐसे समझें कि आप एक प्लॉट पर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, वो गवर्न करता है एफएसआई। और अब मुंबई को ये एफएसआई बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 8 तक पहुंचा दिया गया है। तो इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से ये मुंबई की जो हाउसिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, यहां पर जो बिल्कुल आसमान छूते भाव है क्या उन पर इसका कुछ असर पड़ेगा, और कुल मिला के मुंबई का डेवलपमेंट इस प्लान से कैसे आगे बढ़ेगा, इसी पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। और इस खास चर्चा के लिए दो खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। हमारे साथ है गुलाम जिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नाइट फ्रैंक इंडिया के, और साथ में है पंकज कपूर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर है लाइसिस फोरास के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, विस्तार से उसमें जाएं, उससे पहले क्विक रिएक्शन आप दोनों से लेना चाहूंगा। फर्स्ट रिएक्शन जिसे कहें, गुलाम साहब कैसे देख रहे हैं इस नए डीपी को आप मुंबई के लिए? सबसे पहली चीज़ जो ये दिखाई दे रही है कि काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी समय बाद इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है कि मास्टर प्लान, डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम हुआ है। और अगर हम 2034 की बात कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए इसे बनाया गया है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक वेलकम स्टेप है कि इस तरह का कहीं से सोच आई है और उस पर कुछ अमल हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको बनाने के लिए जो हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे एनजीओज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ साथ पब्लिक से भी रिएक्शंस लिए हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप रहा है। लेकिन अब जितना उसको डीप में हम देख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं कि जिनको शायद अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी होगा इससे पहले कि हम इस पर अमल दरामद करें। पहली चीज़ तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक मास्टर प्लानिंग का सवाल है, सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी या एफएसआई इंक्रीज करना, उससे बहुत पहले हमें एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्लान या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्लान जो है उसको अमल में लाना ज़रूरी है। वरना जैसा अगर आज हम देख रहे हैं, अगर सिर्फ दादर की बात कर लें जहाँ पर हम 7-8 एफएसआई की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट और इम्प्रूवमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ पर फिलवक्त तो लोगों को चलने के लिए जगह नहीं बची। अगर वहाँ पर अगर हमने 8 एफएसआई कर दिया तो उसके बाद क्या कुछ होगा ये तो शायद हम सोच भी ना पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसको एक्चुअली एक्शन में ले आए। राइट। पंकज साहब, आपकी क्या फर्स्ट रिएक्शन होगी? गुलाम साहब जो बातें उठा रहे हैं जाहिर तौर पे सही बातें हैं, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल पिक्चर क्या देख रहे हैं? देखिए, लार्जली मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप बढ़ाएंगे नहीं ये प्रॉब्लम, एफएसआई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते। आज एफएसआई की इसके लिए ज़रूरत हो गई क्योंकि जो रिजिम था, जो मुंबई शहर की एक इकोनॉमिक रेलेवेंस है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और जिसकी वजह से ये डेंसिटी बढ़ के आई, उस हिसाब से हमने एफएसआई की रिजिम पास्ट में बहुत कम करके रखी। आज मुंबई जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्टअप एरिया डेंसिटी की जगह मानी जाती थी। हम बात तो करते थे 468 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारे पास, लेकिन जो बिल्टअप एरिया है जिसपे U1 जोन है और रेजिडेंशियल बना है वो केवल 70 स्क्वायर किलोमीटर है। और आप ये भी देखिए कुछ 33 स्क्वायर और 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मुंबई के अंदर वो स्लम है। और ऐसा स्लम क्यों हुआ? क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव एफएसआई थी। रिस्ट्रिक्टिव एफएसआई की वजह से आदमी तो आते रहे तो ज़मीन पे भार तो बढ़ता रहा, लेकिन हमने डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टिव रखा। इसके लिए अनअफोर्डेबिलिटी रही, लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। अनअफोर्डेबिलिटी रही तो लोग बाग अपने जीविका के पास ही रहेंगे और इसके लिए स्लम क्रिएट होते चले गए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आज हो रहा है। और इस एफएसआई की रिजिम का एक और भी सबसे बड़ा जो तथ्य है कि आज हमको क्यों चाहिए, अगर हमको पुरानी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है तो उसके अंदर इकोनॉमिक उसकी जो इम्ब्रोग्लोस बन गए हैं कि आज आप स्लम ड्वेलर्स को हटाएंगे कैसे, उसको हटाने के लिए आपको फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बनानी पड़ेगी। तो जब तक हम हायर एफएसआई नहीं देंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर कंसर्न है, लेकिन आज की जो बहुत ज़रूरत है कि हम डेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। आज जो एरिया क्लॉग्ड हो गए हैं हम वहाँ पे उसकी डेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। साथ में
एक और भी चीज देखी कि हम अगर पिछले डीपी के हिसाब से देखें 52% ऑफ द डीपी रोड आज बनी नहीं है मुंबई के अंदर। आज हमारी क्लॉग्ड है सिचुएशन। बिल्कुल, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इससे पहले आई थिंक 1991 में आया था पिछला डीपी, तो आपने अगला डीपी तैयार कर लिया है, लेकिन पिछले डीपी पे आप कितना आगे बढ़े? मिसाल के तौर पर 18% आपने एलोकेशन किया था कि आप रोड्स बनाएंगे, पाथवे बनाएंगे, उसमें से कितनी रोड्स बनी, और अब आपने एलोकेशन बढ़ाकर 20% किया है। तो पहले पुराना पैमाना कहां तक पहुंचा, फिर नए की बात करेंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो शुरुआत हमने कर दी है, ये वेलकम स्टेप है, दोनों हमारे यहां पर मेहमान बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ इफ एंड बट्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अब ये इफ एंड बट्स कहां लेकर जाएंगे? क्या डेवलपमेंट प्लान उसी दिशा में जाएगा जहां ले जाना चाहते हैं, या मुश्किलात बहुत ज्यादा होंगे? ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये सारा रीडेवलपमेंट होगा, क्योंकि बंबई में ग्रीन फील्ड नाम की कोई शय बची नहीं है। ये सारा ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट होने की वजह से आपको ये जो पुरानी इमारतें हैं उनको रीडेवलपमेंट करना होगा। जो पुरानी इमारतों में करंटली सोसाइटीज़ हैं जहां पर लोग छोटे छोटे मकानों में, फ्लैट में रह रहे हैं, पहली चीज़ तो उन सबको एक जगह एकत्रित करना अपने आप में एक बड़ा मसला है। उसके बाद लीगल प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। चलिए उस सब को आपने अगले 3-4 साल में हल भी कर लिया। उसके बाद चूंकि डेंसिटीज 2 से अगर 8 की तरफ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वर्टिकल डेवलपमेंट होगा, आपको हाई राइजेस बनाने होंगे। और आज की तारीख में जो हाई राइजेस की कॉस्ट है वो 5 से 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट चल रहे हैं। तो अगर 5 से 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद मैं रीसेटलमेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जो रिहेबिलिटेशन करूंगा उसका कॉस्ट है, उसके बाद प्रीमियम की भी मुझे कॉस्ट देनी है बीएमसी को। किरण, हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के नए डीसीआर की या डीपी की, डेवलपमेंट प्लान की, और किस तरीके से ये डेवलपमेंट प्लान मुंबई को आगे एक विश्व स्तरीय शहर बनाएगा, बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, इसी पे चर्चा जारी। गुलाम साहब, हम पहले बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया दादर का कि यहां पर आप 8 की एफएसआई दे देंगे। तो जो जब हम पढ़ें विस्तार से तो ये डीपी कहता है कि जो हाई ट्रांजिट जोन है या फिर जो सीबीडी के आसपास के जोन है या जहां स्टेशन करीब होंगे या ट्रांसपोर्टेशन करीब होगा, वहां पर आप ऊंची एफएसआई लेकर जाएंगे। साथ में ये भी कहता है कि आपने पार्किंग की प्रोविजनिंग थोड़ी कम की है ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। कहते हैं कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर की लाइन पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधा हिस्सा तो सही है, लेकिन जो आधा हिस्सा यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां पर जो है, जिस क्वालिटी का है, जनसंख्या का दबाव जो हमारे यहाँ और उनके यहाँ है, ये चीजें शायद कभी मैच नहीं कर पाएंगी या कम से कम नियर फ्यूचर में तो नहीं कर पाएंगी। तो फिर ये तो आधी ही प्लानिंग हुई। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और इसी चीज़ को मैं थोड़ी देर पहले बयान करने की कोशिश कर रहा था कि जो एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान की ज़रूरत है वो अब बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अब तक तो यूँ था कि ना कोई ये प्लानिंग थी ना वो प्लानिंग थी, आप किसी तरह एक वाइल्ड ग्रास की तरह शहर फैल रहा था। आज जब हम एक मास्टर प्लान या एक अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ज़रूरत होगी कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचा जाए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप कारों की संख्या के बारे में काफ़ी चिंतित हैं, आप उसे कम करने के लिए पार्किंग कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ और क्या हो रहा है जिसके लिए पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा? हम बात कर रहे हैं एलिवेटेड रेल कॉरिडोर की, काफी समय से बात कर रहे हैं। जहां तक सवाल है दादर का, चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे वो ईस्टर्न कॉरिडोर हो, चाहे वो मोनो रेल हो, चाहे वो और जो सारी चीजें हैं, दादर स्टेशन से टच करते हुए और कुछ भी नहीं गुजर रहा। तो अगर मैं दादर स्टेशन के बारे में तस्वुर करूं, उसके बारे में इमेजिन करूं और ये सोचूं कि वहां पर जो करंटली शायद 1.5 या 2.5 एफएसआई होगी वो 8 हो जाए, तो मेरा ख्याल है वहां लोगों को एक दूसरे के कंधों पर चल के चढ़ना होगा। और वो एक मसला है जिसका मैं कुछ आज की तारीख में कोई हल नहीं देख पा रहा हूं। राइट, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे, क्योंकि जैसा पंकज जी आपने मुद्दा उठाया कि उपाय क्या है, फिर करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो हमारी मेट्रो आई घाटकोपर वर्सोवा से लेकर आगे अंधेरी वाली, वहां पर अब हमने देखा कि डिकंजेशन होना जो था वो होना शुरू हुआ है। आपके पास ईज ऑफ ट्रैफिक आया है, जो कई बार उस रोड पे 2-2 घंटे तक आप फंसे रहते थे, अब वो सफर 20-25 मिनट में पूरा होने लगा है। तो क्या
आगे चलते हुए इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, काम में तेजी लाए और सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस लेवल पे ले आया जाए कि वाकई में जो एफएसआई है और साथ में जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये दोनों एक साथ चलें, ऐसा आपको नियर फ्यूचर में होता दिख रहा है? देखिए, जो जिस तरीके की सोच रही है और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो ज़रूर लगता है। और शायद मेट्रो जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और बहुत लेट से आई, और उसने जो कुछ चेंज लेकर के आया, उससे ज़रूर लगता है कि ये हैबिट्स चेंज कर सकती है। और कारण ये है कि आज आदमी सड़कों पे सफ़र क्यों करता है? क्योंकि मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ इज़ इनएडिक्वेट। आज मैं घर से निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ करके सूट पहन करके यहाँ पे आके नहीं बैठ सकता। उसके लिए मुझे कार की ज़रूरत ही चाहिए, क्योंकि वो इतनी इनकन्वीनियंस है। लेकिन जैसे जितना ज़्यादा एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे और जितने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, तो आदमी को अगर वहाँ कन्वीनियंस दिखी और कंफर्ट दिखा तो वो उस पर अडॉप्ट कर लेगा। और यही हुआ है दूसरे शहरों में, जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आप ज़्यादा अच्छी कन्वीनियंस कर सकते हैं। तो और जब तक वो हम नहीं करेंगे तब तक ये बात अधूरी रहेगी। मैं बिल्कुल गुलाम जो बोल रहे हैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक साथ में देखने की जरूरत है कि एफएसआई के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशंस बहुत जरूरी है, जिसका शायद कनेक्शन बहुत सीधा इसमें नजर नहीं आता इस डीपी में फिलहाल। गुलाम जिया साहब, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आप एफएसआई बढ़ा रहे हैं, मतलब आप ज्यादा लोगों को घर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो घर की कीमतें ऑलरेडी मुंबई में हैं, मान लीजिए दादर में 8 का एफएसआई आता है, करीब 40-50 मंजिल का टावर आता है, लेकिन जो भाव वहां निकलेगा, तो जो वो जनसंख्या जिसे वास्तव में घर की जरूरत है, वहां पर घर ले पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब है कि नहीं होगा। और अगर मैं उसका रीज़न एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये सारा रीडेवलपमेंट होगा, क्योंकि बम्बई में ग्रीन फील्ड नाम की कोई शय बची नहीं है। ये सारा ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट होने की वजह से आपको ये जो पुरानी इमारतें हैं उनको रीडेवलपमेंट करना होगा। जो पुरानी इमारतों में करंटली सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग छोटे छोटे मकानों में, फ्लैट में रह रहे हैं, पहली चीज़ तो उन सबको एक जगह एकत्रित करना अपने आप में एक बड़ा मसला है। उसके बाद लीगल प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। चलिए, उस सबको आपने अगले 3-4 साल में हल भी कर लिया। उसके बाद चूंकि डेंसिटीज 2 से अगर 8 की तरफ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वर्टिकल डेवलपमेंट होगा, आपको हाई राइजेस बनाने होंगे। और आज की तारीख में जो हाई राइजेस की कॉस्ट है वो 5 से 7 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट चल रहे हैं। तो अगर 5 से 7 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद मैं रीसेटलमेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जो रिहेबिलिटेशन करूंगा उसका कॉस्ट है, उसके बाद प्रीमियम की भी मुझे कॉस्ट देनी है बीएमसी को। तो सारी चीजें करने के बाद शायद 15 से 20 हज़ार रुपये तो मेरा मुद्दल कॉस्ट निकल आए। तो अगर उसके बाद अगर मैं 25 हज़ार रुपये का मकान बनाऊं, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को 5 से 10 लाख रुपए के मकान चाहिए, वो तो यहां से शायद माइल्स दूर तक भी नहीं खरीद पाएंगे। तो मसला अपनी जगह साबित रहेगा। राइट। पंकज जी, इस पे आपकी राय भी चाहूंगा। देखिए, जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर एक सिटी की सस्टेनेबिलिटी है और जहाँ पे आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस चाहेंगे कि हर जो यहाँ पे काम करने वाला है उसको घर मिले, जो हाउसिंग फॉर ऑल का एक उद्देश्य है, इसको अगर हम फुलफिल करना चाहेंगे, तो हमारी एफएसआई की जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 30% होना चाहिए। और अगर हम ये अचीव नहीं करते हैं एफएसआई बढ़ाने के बाद भी, तो हमारा ये पर्पस डिफीट हो रहा है। और ये मुझे लगता है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये शायद पर्पस डिफीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि लेट्स मोनोटाइज, तो वो प्रीमियम की वैल्यू ही इतनी रखेंगे कि 100% आर रेडी रेकनर की लैंड प्राइसेस के बराबर है। तो आप जो एडिशनल एफएसआई दे रहे हैं वो आज की ज़मीन के भाव के ऊपर दे रहे हैं, और आज के ज़मीन के भाव के ऊपर आप 30,000 से नीचे घर पे वायबिलिटी ला ही नहीं सकते। तो एक्चुअली जो मेन उद्देश्य है ज़्यादा एफएसआई बढ़ा करके, जिससे हम इस स्लम ड्वेलर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और जो बाकी आने वाले लोग हैं उनको एक घर, सस्ता घर दिला सकें, ये मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। राइट। ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि सब हो जाएगा, बड़े मकान बनेंगे, ऊंचे मकान बनेंगे, ज्यादा मकान बनेंगे, लेकिन क्या उनके खरीदार या जिन्हें उन्हें खरीदना चाहिए, जिन्हें आप उन्हें सेटल करना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच पाएंगे कीमत के लिहाज से? अभी मुश्किल दिख रहा है। बहरहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये एक नीड है, ये नीड ऑफ द आवर है, तो आज नहीं तो 2 साल बाद होगा यही। तो डिफ़िकल्टीज ज़रूर होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे सेगमेंट्स होंगे और हर एक पक्ष है, क्योंकि कोई भी बेटर चीज़ आप करना चाहिए तो उसके कुछ दूसरे भी इम्पैक्ट होते हैं। तो काफ़ी तरफ से इसका रेजिस्टेंस भी आने वाला है,
लेकिन आपके पास अगर कोई दूसरा चारा है तो आप वो अल्टरनेटिव सामने ला के रखें, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है इस सिटी की। It's 5,000 only. क्या? No, sorry. फोन बेच रहा हूँ ऑनलाइन। और जो लक्ष्मण रेखा पार करके जाएगी तो सारे कुल की नाक कटाएगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं मुंबई में एफएसआई बढ़ाने की जो इस समय तैयारी है। नया यहां पर डीपी आ गया है, उस हिसाब से अब कैसे शहर का डेवलपमेंट होगा। गुलाम जी साहब, कई बातें हमने की, इसके अलावा एक और इसमें चेंज आ रहा है कि जो मुंबई का ग्रीन कवर है, खासतौर पे आरे, जब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इलाका जो ग्रीन दिखता है वही इस समय रह गया, उसके लिए भी प्लान आ गया है। करीब 70% उसका अब आप डेवलपमेंट में जाता हुआ देखेंगे ना, 30% का ग्रीन कवर रह जाएगा। ये शहर के लिए कितना ठीक है, जहां पूरी तरह से कॉन्क्रीट का जंगल ऑलरेडी बन चुका है? ये अगर मैं एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट या रियल एस्टेट के शख्स की तरफ से कहूँ तो शायद ये अच्छा है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर एज ए सिटीजन मैं इस बात को हैंडल करूँ तो मुझे बड़ी चिंता है। मुझे चिंता इस वजह से है कि जो ग्रीन स्पेसेस हैं, जिनको सिटीज़ के लंग माना जाता है, फेफड़े हैं ये इस शहर के, उन लंग्स को हम दबा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सांस तो रुकेगी। और इस चीज़ की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर हम जो बहुत कम हमारे ग्रीन स्पेसेस रह गए हैं, अगर हम उन पर भी कंक्रीट जंगल बनाना शुरू कर दें तो शायद आगे बढ़ते, शायद मैं मेरी अगली जनरेशन को ग्रीन सिर्फ कागजात में दिखा पाऊंगा, ज़मीन पर नहीं दिखा पाऊंगा। राइट। और पंकज साहब, एक और आंकड़ा जो बताता है कि आपके और मेरे लिए भी शहर में जगह कम हो गई। जो पिछला यहाँ पर डीपी था 1991 का, उसमें 2 स्क्वायर मीटर का पर पर्सन ये जगह थी, ओपन स्पेस थी, और सबब्स के लिए 5 तक जाती थी। लेकिन नए डीपी में ओवरऑल सिटी के लिए, पूरे एमएमआर के लिए अब वो 2 स्क्वायर मीटर रह गई, यानी आपके और मेरे लिए जो ओपन स्पेस है अब वो भी कम हो गई है। या बट मैं ये सोचता हूँ कि ग्रीन कवर दूसरे ढंग से भी लाए जा सकते हैं। और जैसे अगर आप शिकागो का एग्जाम्पल ले लीजिए तो आज छतों को भी बाग और बागान की तरीके से डेवलप किया जाता है। तो एक सिटी की रिक्वायरमेंट है, आज की करंट प्रॉब्लम है, उसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे करना ही, तो मेरे पास अगर कोई और चारा है तो हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा चारा था कि हम इस सिटी को ऐसे ही छोड़ दें और 20 ट्रांस हार्बर क्रिएट कर दें, वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उधर की तरफ अवेलेबल हो। बिल्कुल सहमत हूँ कि एज ए सिटीजन्स शायद कागज़ के ऊपर ही ग्रीन कवर दिखेगा, और या फिर हम इनोवेटिव मेथड के ऊपर दीवालों पे या छतों के ऊपर ग्रीन कवर लेकर के आएंगे। 10 सेकंड में अब आपकी राय चाहूंगा इसे कंक्लूड करने के पहले। गुलाम साहब, पहले आपसे कि बन गया है प्लान, अप्रूव भी हो जाएगा, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? काफ़ी दोभर लग रहा है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे जो अड़चने जिनके बारे में हमने पिछले 10-15 मिनट में गुफ्तगू की है, इन सबको सामने रखते हुए लगता है ये काफ़ी कठिन काम है। राइट। पंकज जी, मैं थोड़ा चेंज सोचता हूँ, क्योंकि ये एक नीड है, ये नीड ऑफ द आवर है। तो आज नहीं तो 2 साल बाद होगा यही। तो डिफ़िकल्टीज ज़रूर होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे सेगमेंट्स होंगे और हर एक पक्ष है, क्योंकि कोई भी बेटर चीज़ आप करना चाहिए तो उसके कुछ दूसरे भी इम्पैक्ट होते हैं। तो काफ़ी तरफ से इसका रेजिस्टेंस भी आने वाला है। लेकिन आपके पास अगर कोई दूसरा चारा है तो आप वो अल्टरनेटिव सामने ला के रखें, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है इस सिटी की, तो शायद ये करना ही पड़ेगा। चलिए, तो कंक्लूजन कुछ ये निकल रहा है कि जरूरत है और करना ही पड़ेगा, और दूसरा ये है कि करेंगे तो उसके सामने मुश्किलों की कमी नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, और क्या करने की शुरुआत करेंगे और पहुंचेंगे कहां, और अगर कर भी लिया तो क्या जिनके लिए कर रहे हैं उनको उसका फायदा मिल पाएगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। खैर, ये हमारी इस खास सीरीज कह लीजिए उसका पहला ही अंश है।
पहली हमने बातचीत की शुरुआत की है, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार वाला सब्जेक्ट है, तो ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी और इसमें से हम चीजें निकाल कर लाएंगे, उसको और आगे माइन्यूटली इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि नया डीपी शहर को किस तरीके से बेहतर बना सकता है। बहरहाल इस शो में आज आने के लिए गुलाम जिया साहब आपका और पंकज कपूर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे भी कई और एपिसोड खासतौर पर मुंबई के ऊपर बातचीत होगी और दूसरे शहरों में भी आपको लेकर चलेंगे हमेशा की तरह। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Presented by RR Kabel, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। मुथूट फाइनेंस मना रहा है लोन महोत्सव। Get great benefits like maximum loan value for